सुनिए, अब थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, अब क्या बनाया है आज खाने में? करारी भिंडी, आपको बहुत पसंद है ना? अरे राधिका, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुशी होते रहोगे या खाओगे भी? अब तुम भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। श्याम की जिद पर राधिका ने भी खाना शुरू कर दिया। श्याम और राधिका की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। श्याम एक किसान था और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। श्याम दिन भर अपने खेत में काम करता और राधिका घर संभालती। खाना खाने के बाद राधिका श्याम को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो? अब बात तो साफ है ना राधिका, कर्जा लिया है तो पाटना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो उसमें अब मैं क्या करूं? खेती बाड़ी छोड़कर उस किशन की तरह सब्जी बेचने लग जाऊं क्या? हाँ, तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो, पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो किशन टमाटर कितने में लेकर गया आपसे? अब 50 किलो निकले थे, तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। राधिका खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद श्याम बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। राधिका ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी श्याम को सरपंच सूरजमल का ख्याल आया, जो कि 1 नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल श्याम के पिता ने अपने बुरे वक्त में कई साल पहले सूरजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में श्याम का आधा खेत सरपंच के पास अब तक गिरवी पड़ा हुआ था। श्याम उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती करते थे। श्याम अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी अपनी सब्जियां यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ, बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सब लोग सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है, और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। श्याम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने राधिका को सारी बात बता दी। राधिका ने कुछ देर अपना दिमाग लड़ाया और फिर, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे गांव के सबसे नजदीक का गांव है बिशनपुरा। आप वहां जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हो। वहां ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है वहां, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, बिशनपुरा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊंगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस नदी के किनारे हमारे गांव बसा है, बिशनपुरा भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए, उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं। श्याम को राधिका की बात भा गई। अगले ही दिन श्याम ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर गांव के बढ़ई से एक बढ़िया नाव बनवा ली, और फिर वो उस नाव को नदी में लेकर गया। उस दिन राधिका और श्याम बहुत देर तक नाव में नदी की सैर करते रहे। श्याम नाव चलाकर उसे बिशनपुरा तक घुमा लाया। राधिका ने देखा कि वहाँ राशन वगैरह की दुकानें तो थी, पर सब्जी की दुकानें बहुत ही कम थी,
और ये देखकर श्याम और राधिका की अच्छी कमाई की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन से ही श्याम अपनी नाव से सब्जियां लेकर बिशनपुरा जाने लगा। वो वहाँ जाता और सब्जी बेचता। बिशनपुरा के लोगों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही श्याम सब्जियों के वाजिब दाम ही लेता था। तो इस तरह राधिका और श्याम के दिन बहुरने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद राम राम सरपंच जी। आ गया तू शामू? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किस्त है। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता तो हूँ आपको। देख, अब बहुत हुआ। या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी। परवर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे। जा जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सूरजमल श्याम से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि श्याम उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर रहा था। उधर श्याम को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से श्याम सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी। मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास। चलेंगे फिर कचहरी। उस रात श्याम को एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए फिलहाल उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को उसे बादलों के बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था, तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में श्याम ही वो इंसान था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई श्याम की तारीफ कर रहा था। और फिर अजी, सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या? सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। शांता बता रही थी कि बाकी लोग तो सही समय पर निकल आए, लेकिन सरपंच जी अपने पोते के साथ घर के अंदर फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए। इतना कहकर श्याम ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच अपने पोते को कंधे पर बिठाए पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन श्याम फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच और उनके पोते को अपनी नाव पर बिठाकर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिनों तक सरपंच और उसका पोता श्याम के घर की छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो श्याम ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चलें। बस करो श्याम, मेरी आंखें खुल गई हैं भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहां और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर श्याम और राधिका खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने सूरजमल के मन पर चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। सोनपुर गांव के मुखिया रामप्रकाश अपने बेटे श्याम से बहुत परेशान रहते थे। श्याम अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। रामप्रकाश को इसी बात की चिंता रहती थी कि श्याम पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर रामप्रकाश श्याम से बोला, श्याम, तू कब तक इस तरह निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के बच्चे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम गांव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा?
माँ मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। राम प्रकाश ने जबरदस्ती श्याम को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आ सके। श्याम काम की तलाश में निकल तो पड़ा, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। चलते चलते श्याम एक जंगल में पहुंचा। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज समाधि में बैठे दिखाई दिए। श्याम ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। श्याम ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों में भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहां चलकर बात करते हैं। बाबा आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है, ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा ये बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। श्याम उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर श्याम ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा श्याम से बोले, श्याम बेटा अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा, तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहां पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। श्याम साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाने शुरू कर देता है। पता नहीं इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत हैं। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। श्याम कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मॉनसून आ चुका था और सोनपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण सोनपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सोनपुर के साथ साथ आसपास के बहुत से गाँव बाढ़ में डूब रहे थे। सोनपुर गाँव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गाँव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए श्याम के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। राम प्रकाश भी अपने बेटे श्याम और अपनी पत्नी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बाबू मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाँव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ श्याम बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिनों तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने श्याम की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुना तो वो भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। राम प्रकाश जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस के घर बनाकर उसने सचमुच आपके गांव को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं श्याम हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना दे, ताकि बाढ़ आने पर हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहें। जितनी भी लागत लगेगी वो तुम ले लेना श्याम बेटा, पर हम सब के गांव में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं कल से ही और लोग अपने साथ मदद के लिए ले लेता हूँ और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी गांव में बांस के घर बनवा दूंगा। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हो। हमारे श्याम ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। श्याम के द्वारा बनाए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से गांव के मुखिया अपने गांव में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे श्याम का बांस के घर बनाने का काम एक व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की। श्याम ने मन ही मन उन साधु बाबा को धन्यवाद दिया, जिनके कारण उसे ये सफलता मिली थी।
और अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे